बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे पिछले टॉपिक में हमने ना पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है, और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड यूज़ करते हैं उसमें और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आसान डेरिवेशन है। लंबी ज़रूर है लेकिन आसान है। अभी आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे ये तो बहुत आसान डेरिवेशन थी। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले जो है डिफरेंस पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। लास्ट जो मैंने टॉपिक लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने लास्ट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करके ना पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बोली थी, एक्सप्लेन भी की थी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की जो होती है एनर्जी वो पोजीशन की वजह से होती है। अब ये पोजीशन कहाँ पे होती है? फोर्स फील्ड के अंदर। अब ये फोर्स फील्ड क्या होती है? देखें, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब हमने पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अर्थ के गिर्द जो जगह होती है ना, अर्थ से गिर्द का रीजन जो होता है ना, वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो है ना, ये बेसिकली एक फोर्स फील्ड ही है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इससे गिर्द जो ये इसका फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोबारा सुन लें कि ये अर्थ है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट इस पोजीशन पे पड़ा है। अब उसमें जो एनर्जी होगी ना, वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी पोजीशन है ना, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो कि हम उसके अर्थ के रेफरेंस से कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सरफेस अर्थ से उठा के यहाँ पे लेके गए हैं। ठीक है, अब यहाँ तक उसको जो उठा के हम लेके गए हैं ना सरफेस ऑफ अर्थ से, तो उसके अंदर जो अब एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके इक्वल होती है? mgh के। ठीक है, अब h क्या है यहाँ पे? h वो हाइट है जिसपे हम उसको यहाँ से वहां पे उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, एम जी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये तो था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि हम ऑब्जेक्ट को सरफेस उस अर्थ से उठाते हैं, थोड़ी सी हाइट पे जाके कहीं रख देते हैं, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये जो आज का हमारा टॉपिक है ना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जरूरी नहीं कि सरफेस ऑफ अर्थ ही, क्योंकि यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ है बुक वाले ने लिया, इसलिए हम कह रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से उठाएंगे। कोई और पोजीशन भी वैसे तो हो सकती है, कोई भी पोजीशन, वहां से बॉडी को उठाएं और उसको इतना ऊपर ले जाएं कि जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। मतलब देखिए ना, बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाया और उसको एन पॉइंट, मतलब इतनी हाइट तक ले गए, इंफिनिटी तक ले गए, या एन इंफिनिटी कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे ना, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना हाइट पे ले जाना है कि जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो, हैं दोनों वर्क ही। ठीक है, ये फर्क ये है कि एब्सोल्यूट में जो हमारा वर्क है ना, वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को उठा के इतनी हाइट पे ले जाना है कि जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पे हमने ले जाना है। इन्फिनिटी पे हम कंसीडर करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जीरो हो गई है। ठीक है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वहां पे जीरो हो गया। तो ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर आप इस टॉपिक की डेफिनेशन देखें ना, जो बुक पे दी गई है, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी खास पोजीशन पे क्या होती है? इज द वर्क डन, ये वो वर्क होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए करते हैं, इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाते हैं। ठीक है ना, मतलब उठा के ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? फ्रॉम दैट पोजीशन, उस पोजीशन से। अब वो कोई भी पोजीशन हो सकती है, अर्थ भी हो सकती है, अर्थ से उठा के ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट पे ले जाते हैं। ठीक है, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाती है ना, तो वो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो है डेफिनेशन है, जो सबसे पहले आपने लिखनी होगी।
टॉपिक में, ठीक है। लास्ट में मैं इस टॉपिक को रिटर्न आपको लिख के दिया वो शेयर कर दूंगा, वहां से देख के आप जो है उसको तरतीब देख सकते हैं कैसे लिखना है हमने। अच्छा, जो अब पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला है ना, mgh, हम लिखते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P.E = mgh, ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होता है जब हम अर्थ से ना जरा कम हाइट पे है, मतलब नियर नियर हाइट पे है, ज्यादा हाइट पे नहीं गए, तो उस वक्त तो जो है ये mgh ट्रू होता है। mg यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हाइट एच वो तो हाइट है ना जो जिससे हम बॉडी को अर्थ से उठा के जितनी हाइट पे लेके गए। तो ये फार्मूला जो है ना, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रू है। लेकिन अगर हमारी हाइट बहुत ज्यादा लार्ज है, जैसे इस सूरत में हमारा इन्फिनाइट में हमने जाना है, तो इस सूरत में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये फार्मूला जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कांस्टेंट होती है, मतलब हमारी हाइट ज्यादा नहीं होती। तो अब जब हाइट बहुत ज्यादा है तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट कोई नहीं रहेगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब कम होती जाएगी इसका मतलब वो तो कांस्टेंट ही कोई नहीं, वो तो वेरिएबल फोर्स का केस आ गया। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अभी दो टॉपिक पीछे हम जाएं अगर तो हमने पढ़ी है, पूरी डेरिवेशन पढ़ी है, वहां पे दो मेथड थे कि एक तो है इंटरवल मेथड कि छोटे छोटे आप इंटरवल बना लो अपने पाथ के, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो अब हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, इंटरवल वाली साइड पे हम चलेंगे कि इंटरवल बना लेंगे अपने पाथ के, ठीक है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए हर इंटरवल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके हमने अर्थ से वो इन्फिनिटी पे जाना है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही, वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हम छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे ताकि इस इंटरवल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो देखिए हमने पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n। अब n से पहले n लेट 100 है, तो n से पहले जारी बात है 99, वो n-1 लेना पड़ेगा ना। तो ये इस तरह करके हमने n-1 लिखेंगे सेकंड लास्ट को, और लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, वो n लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमने छोटे छोटे इंटरवल में क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही, वो वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट हो जाए एक इंटरवल के लिए, ठीक है। तो अब हम अलग अलग हर इंटरवल का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में किया था। तो एंड में सबको प्लस कर देंगे तो फार्मूला निकाल लेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो जो इंटरवल बनाना स्टार्ट किए हैं यहाँ अर्थ से जो ऑब्जेक्ट को उठाया है, तो यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट 1 2 किया, मैंने थोड़ा ऊपर जाके क्यों किया, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थोड़ी हाइट तक तो कांस्टेंट रहती है ना, वहां तक तो mgh जो है वो एप्लीकेबल है। वो हम कहते हैं लेट यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए हम लेट सपोज कर लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से हमने जो है इन्फिनिटी पे लेके जाना है उसको, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इतने वाला एरिया जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ mgh एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ से इंटरवल नहीं बनाए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। इसलिए अब क्या होगा, हर इंटरवल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। अब जब नेक्स्ट में जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो उसमें अपनी कांस्टेंट रहेगी फोर्स, उसमें अपनी कांस्टेंट फोर्स रहेगी, ठीक है। तो अब ये डायग्राम को थोड़ा समझ लें। ये जो पॉइंट 1 का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो r1 है, ठीक है। इस तरह ये जो पॉइंट 2 है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r2 है। अब दो इंटरवल का जो आपस में डिफरेंस है वो कितना है, वो डेल r है, ठीक है। और ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है इनका जो मिड है, मिड का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है r तक वो है r, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस डायग्राम को देखते हुए हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फिगर को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि जो हमारा R2 है, R2 देखिए वो कितना है, यहां से लेके यहां तक, तो हम लिख सकते हैं R2 जो है वो इक्वल है R1 प्लस डेल आर के, ठीक है। अब देखें डेल आर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करवा दें तो देखिए ये R2 ही तो बन रहा है, ठीक है ना। ये पूरा जो है ये R2 है, और ये दो हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड कराने डेल आर प्लस R1, तो हम मतलब ये सही है, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये R1 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल आर, ठीक है। अब अभी हमने देखा है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, वो R है। तो वो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, R इज इक्वल टू, दोनों को डिस्टेंसेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करा देते होते हैं, R इज इक्वल टू R1 जमा R2 बटा
2, ठीक है, 2 पर इसको डिवाइड करा दें। अब हमने करना क्या है, सिंपली ये R2 की वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे यूज कर देनी है, पुट कर देनी है वैल्यू ऑफ R2, वैल्यू ऑफ R2 हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखिए जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू ठीक है, आगे R1 लिखा रहे, प्लस अब R2 की वैल्यू लिखनी है। R2 की वैल्यू अभी ऊपर देखें क्या है, R1 प्लस डेल आर, तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा R2 की जगह पे R1 प्लस डेल आर, और होल की डिवीजन में हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको ना जरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम वो करते हैं। R इज इक्वल टू R1 जमा R1 कितना हो जाएगा 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये डेल आर के नीचे भी तो 2 है ना, तो बटा अलग अलग करके लिखे और इन दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा R बराबर है R1 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर आप देखें ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला होता है ना वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, उसके डिवीजन में आर स्क्वायर होता है, तो हमें यहाँ फिर आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर तो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर, इधर बन जाएगा हमारे पास R1 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2 होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, यहाँ हमारे पास देखिए आर स्क्वायर ही रहेगा इधर, तो इधर ये a है R1 और ये हमारा b है डेल आर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा b है। अब हम लगाएंगे यहाँ फार्मूला a स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी डेल आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, आगे प्लस 2ab, R1 a है और साथ b लिखें, डेल आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो अब देखिए हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस R1 डेल आर। तो ये देखिए हमारे पास ना उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज ना बच गई, ठीक है। उसके बाद अब हम देखें कि ये डेल जो है आर स्क्वायर ओवर 4 ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। पहले ये देखें ये डेल है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर और मतलब स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब उसको 4 पे डिवाइड कराएंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे क्योंकि डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 जो है ये सो स्मॉल है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी कंसिडर एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये टर्म हम अप्रोक्सीमेटली 0 कह देंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस R1 डेल आर। अब हम ना यहाँ डेल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल आर की वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखी थी, पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू ऑफ डेल आर। अब डेल आर की वैल्यू कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जब मैंने स्टार्ट में कैलकुलेशन शुरू की थी ना तो यहाँ से मैंने डेल आर की वैल्यू निकाली थी R2 माइनस R1, तो डेल आर की ये मैं वैल्यू वहाँ पुट करने लगा हूँ R2 माइनस R1, तो यहाँ पे मैं अब डेल आर की जगह R2 माइनस R1 पुट करने लगा हूँ। देखिए आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू R1 स्क्वायर, आगे प्लस R1 भी एज इट इज रहेगा। अब डेल आर की जगह लिखेंगे R2 माइनस R1, अब इनको ना अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, और इधर हमारे पास वही आर स्क्वायर ही रहेगा, माइनस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर से कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा R1 R2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू आर स्क्वायर की। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर, यहाँ M1 M2 होता है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा देखें जिस ऑब्जेक्ट को हम सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के लेके जा रहे हैं ना उसका मैस स्मॉल m ले लेंगे, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट से लेके जा रहे हैं तो इसलिए अर्थ का मैस लेंगे यहाँ पे ME, ठीक है। तो यहाँ ME मैस ऑफ अर्थ है, M उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसको हम सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू लेकिन हमें पता है R1 R2 है, तो अब हम यहाँ पे GMME ओवर आर स्क्वायर की जगह R1 R2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला जो है अब बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, R1 R2 डिवीजन में आएगा। तो अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला तो बना लिया, तो अब हम जो है बारी बारी हर इंटरवल का वर्क कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला तो हमने बना लिया, अब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हर इंटरवल का इंडिविजुअल। पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन फ्रॉम इंटरवल 1 to 2, ठीक है। वर्क का फार्मूला होता है ना W इज इक्वल टू F डॉट डी। अब फोर्स वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाल लिया, अब यहाँ
दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो देख लें वो कितना है, वो डेल आर है। तो डी की जगह डेल आर लिखेंगे अब हम। तो देखें जी, डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू नीचे लिखेंगे 1 to 2 दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डेल आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो एफ डेल आर कॉस थीटा मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है, एफ डेल आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान और हमारे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, चूंकि वो एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री एंगल बन जाएगा, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को किधर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे माइनस एफ डेल आर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है ना, तो माइनस एफ डेल आर आ जाएगा वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। तो आप वैल्यूज जो निकाली थी ना वो पुट करें, माइनस एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, GMME डिवाइडेड बाय R1 R2 इन आगे, ये तो एफ की जगह पुट किया ना। अब डेल आर कितना है, R2 - R1, ये डेल आर, ठीक है ना, R2 - R1 लिख दिया वहां पे। उसके बाद हम ये करेंगे कि माइनस GMME इसको साइड पे कर लेंगे, ये डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यू करेंगे R2 - R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। अब ये जो है ना बटा R2 का भी है उसका भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग करें ताकि जो कटता है ना वो हम काट लें। तो माइनस GMME, अब ये बटा अलग-अलग मैं कर रहा हूँ, R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। ये इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से R2 से R2 कटेगा, यहाँ R1 से R1 कट जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला आ गया माइनस GMME इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास वर्क आ गया फ्रॉम इंटरवल 1 to 2। ये पहले इंटरवल का वर्क अभी आ गया है, ठीक है। अब हम सिमिलरली दूसरों का ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम सिमिलरली W2 to 3, 1 to 2 तो हमारे पहले इंटरवल का आ गया ना, ये 2 to 3 करेंगे ना, माइनस GMME यहाँ हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3, ठीक है। इस तरह 3 to 4 करेंगे ना, वो आएगा 1/R3 माइनस 1/R4। इस तरह जो लास्ट वाले करेंगे ना वो हमारे पास क्या आएगा, 1/Rn माइनस 1/Rn, ठीक है। अब हम जो दूसरा लिखेंगे ना W2 to 3 वो हम कैलकुलेट कोई नहीं करेंगे, बस सिमिलरली इसी तरह इसी फार्मूले के मुताबिक वो बना देंगे, माइनस GMME इंटू 1/, अब ये 1 to 2 था तो 1 पहले था तो 1/R1, 2 बाद में था 1/R2। अब 2 to 3 है ना, तो 1/R2 माइनस 1/R3। इसी तरह अगले वाला हो जाएगा 3 to 4, R3 माइनस R4 हो जाएगा। इसी तरह अब जो मैं लास्ट वाले का निकाल रहा हूँ WN-1 से लेके N तक, ठीक है, आखिरी यही इंटरवल थे ना हमारे दो, तो उससे हो जाएगा माइनस GMME इंटू 1/Rn-1 माइनस 1/Rn, ठीक है। अब हम सारे इंटरवल का वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसको सबको प्लस करवाने लगे, टोटल वर्क करके हम निकाल लें। तो W टोटल हमारे पास आ जाएगा, W टोटल इज इक्वल टू W1 to 2 प्लस W2 to 3 अप टू सो ऑन WN-1 to N, ठीक है। अब सारे इंटरवल्स का हमारे पास वर्क है। अगर आप देखें ये हमारे पास N-1 to N का वर्क है, माइनस GMME इंटू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn, और जो 1 to 2 का है उसमें भी माइनस GMME इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, इसमें भी देखिए माइनस GMME इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। डिफरेंस यहाँ पे आता है, माइनस GMME सब में कॉमन है, ठीक है। तो माइनस GMME हम कॉमन ले लेंगे, इन सारों को प्लस करवा के लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, W टोटल इज इक्वल टू माइनस GMME, ये चूंकि सब में है, अब अंदर जो चीज आ रही है उनको प्लस करते जाए, 1/R1 माइनस 1/R2 ये पहले इंटरवल का था, प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 ये दूसरे इंटरवल का था, ठीक है। इसी तरह अगला हमने चूंकि लिखा नहीं, R3 R4 ही आना था, अब टू सो ऑन चलता जाएगा। जो हमारे पास लास्ट वाला आएगा वो हो जाएगा 1/Rn, ठीक है। अब अगर आप देखें
पहला और आखिरी बचेगा, चाहे आप सारे लिख लें चाहे आप दो लिख के देख लें, बाकी सारे कट जाएंगे। -1/r2 +1/r2 से कट जाएगा, -1/r3 आगे होना था +1/r3, तो उसने उसके साथ कट जाना था। ठीक है, मैंने लिखा नहीं ना आगे वाला, अगर हम लिखेंगे आगे क्या आना है, 1/r3 -1/r4। ठीक है, अब ये मतलब ये वाला भी कट जाना है। फिर इस तरह R4 के आगे जब लिखेंगे नेक्स्ट इंटरवल का, उसका भी कट जाना है। तो सिर्फ बचना पहला और आखिरी है। तो हमारे पास ये बचेगा -GMME इंटू 1/r1 -1/rn। तो ये हमारे पास टोटल वर्क जो है सिंप्लीफाई होने के बाद ये बचेगा W टोटल इज इक्वल टू 1/r1 -1/rn, और बाहर -GMME जो कि सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारा एन पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, सिंस एन जो है वो हमारा इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए आर एन की जगह आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1/इन्फिनिटी हमें पता है वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी चीज, क्योंकि बटे में जब आप इन्फिनिटी लगाएंगे एन की जगह पे 1/इन्फिनिटी 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो हमारे पास डब्ल्यू टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास डब्ल्यू टोटल बन जाएगा -GMME इंटू 1/r1 -0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -GMME डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि 1/r1 -0 1/r1 नहीं आना, तो 1/r1 इसके बटे में चला जाएगा, तो यह हमारे पास W टोटल वैसे साथ साथ चलता रहेगा। तो हमारे पास टोटल वर्क जो है ना -GMME/R आ गया। तो अब जो है इस W टोटल की जगह हम लिख देंगे U, क्योंकि क्या होता है, ये जो टोटल वर्क होता है ना, ये हमने वर्क कैलकुलेट किया इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम .1 टू इन्फिनिटी, ये हमने पढ़ा, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है ना। ये सारा वर्क, सारी कैलकुलेशन हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए की है ना। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है ना वो U होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे U लिख देंगे। U इज इक्वल टू -GMME/R आ जाएगा। ठीक है, अब पहले R1 था। ठीक है, अब हम चूंकि R1 तो हमने खुद पॉइंट बनाए थे ना, इंटरवल बनाए थे ना छोटे छोटे, इसलिए 1 2 लिखा था। अब हम जनरल फार्मूला जब लिखेंगे ना तो 1 हटा देंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला डिराइव होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का -GMME/R। तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें इस एनर्जी के साथ ना माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है? देखिए इस माइनस साइन का आना जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि देखें हम जो वर्क कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वर्क हम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव होता है ना, वो अपनी तरफ खींचता है। हमने अगर आप उसको इस स्टेट से बाहर लेकर जाना है ना, तो हमें एनर्जी खुद देना पड़ेगी। हमने खुद एनर्जी दी है ना, यहाँ से वहां वो खुद तो नहीं जा सकता, हमने उठा के लेके जाना है ना। तो जब भी आप जो है इस सिस्टम के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना, तो वो नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। अब यहाँ से जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जरा वो तवज्जो से आपने सुनने हैं। ठीक है, अब देखें जूं जूं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आपस में, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जूं जूं हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहते हैं ना, आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं ना, तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो आपका वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, मतलब आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमने फार्मूला निकाला है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमने पता है कहाँ से निकाला है? ये फार्मूला हमने निकाला है इस पॉइंट से लेके वहां तक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर लिखना चाहें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क करने के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी? अब देखिए अर्थ का रेडियस होता है कैपिटल आर, तो बस आपने जो नीचे बटे में स्मॉल आर आ रहा है ना, वो इस पॉइंट वाला है ना स्मॉल आर, यहाँ से डिस्टेंस है ना, तो हमने फिर यहाँ से ले लेना है, मतलब कैपिटल आर लिख देना है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ वो कितनी हो जाएगी? यू, अब साथ में छोटा सा जी भी डाल दें। ठीक है, ये शो करेगा कि ये ना वो अर्थ से है, -GMME डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आर कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये वो .1 से लेके इन्फिनिटी तक का ये वाला फार्मूला है। उसके बाद एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला होता है mgh।
लेकिन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको एपी लिखा है, ये -gMME/RI है। मतलब ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव क्यों होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी व्हाई नेगेटिव बट पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। देखिए इसमें सारी जो गेम है ना यहाँ पे वो है रेफरेंस पॉइंट की। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे हमारी जो एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ना अर्थ है, हमारे पास ये हमारे पास है अर्थ। ठीक है, और ये अर्थ ई से ये अर्थ है, यहाँ से कोई हाइट है, ये हाइट है एच इन्फिनिटी पे, जहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो गई है? जीरो। मैंने बताया ना रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी एनर्जी जो होती है ना वो जीरो होती है। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं ना तो हमेशा जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव होती है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे याद रखना एनर्जी क्या होती है किसी भी बॉडी की? जीरो होती है। ये इसका रेफरेंस पॉइंट है जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट, यहाँ एनर्जी जीरो है। ठीक है, और जब आप अर्थ से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं mgh वाला फार्मूला, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे एनर्जी जीरो है। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट से अवे मूव करते हैं ना तो आपकी जो एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिव होती है। ठीक, तो जब भी आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं ना तो आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है। देखो जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना तो हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में ना हम रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसमें हम रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे होते हैं। उसका ये इस टॉपिक का है रिटन लेक्चर। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि यहाँ लिखी गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख के आपने उसमें कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग लगा के ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। डायग्राम बुक से देख के बना लें, ज़्यादा अच्छी बन जाएगी आपकी अपनी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के बाद ये थोड़ी सी थ्योरी जैसे कि लिखी हुई है, ये आपने ऐसी लिखनी है, अपनी वर्डिंग में आसान करके लिखी हुई है ये थ्योरी, तो आप ये लिख लें। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारा डिराइव हुआ है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।